10, 9. Good morning. I was waiting. ठीक है. 10 plus 10 है. कुछ भी. किया था ना अभी क्वेश्चन, ये उसमें है ना. असल में क्वेश्चन ये टेस्ट में था. आया एग्जाम का क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज कर दिया हमने इसका. बिल्कुल ठीक है. केयरफुल रहिए ना उसमें उठा के. एन क्रॉस एन होता 2n-1 आता है. कैंटर डायगोनल प्रोसेस है ना. कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस बड़ी काम की चीज थी ना ये. कितनी अननोन एंट्रीज हैं, कितनी अननोन एंट्रीज हैं. नहीं, अपन वही तो कह रहे कैंटर डायगोनल प्रोसेस में ना सम सेम हो रहा था जो वहां पर. तो इसमें ये इक्वल इनका सम सेम हो रहा है. तो इसमें 1 इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 4 4. नहीं, इन सबको इक्वल होना पड़ेगा. तो यही थे हमारे पास. बट हमारे फील्ड सी और आर है, तो हमेशा हर प्लेस पे 2-2 एंट्री होंगी. हर प्लेस पे 2-2 होंगी ना. अल्फा प्लस आई बीटा. यहां पर एक ही एंट्री, बट इसके रियल में एक्सपेक्ट 2 आएंगे. ये सब इक्वल होने चाहिए इसके करीब. यहां पर 2 प्लेस हैं, बट एंट्री 4 हो गई ना. यहाँ 3 प्लेस हैं एंड सो ऑन. तो ये कितनी है, ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी. 2n-1, बट हर प्लेस पे 2 हैं, तो ट्वाइस ऑफ 2n-1 4n-2. ठीक है. यानी यहां पर जो भी है 10 क्रॉस 10, तो 19 38. ठीक है. हाँ जी, कौन सा वाला. ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. आगे भी ठीक ही रहेगा ना. चलो कर देते हैं. हम वैसे भी बोलते हैं बच्चा. ठीक है, हम लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे. चलिए आगे कुछ. बस ये ध्यान देना चाहता कि आप लोग का ये ध्यान जनरली छूट जाता है. बी केयरफुल. ठीक है. फील्ड और मतलब वेक्टर की फील्ड और स्केलर की फील्ड में ध्यान रखिए. कॉमन एरर है वो, लगातार देख रहा हूं कि वो पूरे झटके में बोल देते हैं. ध्यान रखिए इस चीज का. और आने के बाद गलत हुआ तो उससे बुरा कुछ भी नहीं है ना. सब कुछ पता था और यार धोखे से गलत हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. कुछ आप लोग लाए हैं असाइनमेंट. जो एनालिटिक पॉलीमर होता है, जो उसके पास फैक्टर होंगे, तो सारे फैक्टर एज कैरेक्टर पॉलीमर नहीं होंगे. क्या जो एनालिटिक पॉलीमर होगा उसके पास जो फैक्टर होंगे सारे, जो कैरेक्टर पॉलीमर सारे जरूरी नहीं है. नहीं, क्यों ना चाहिए. नील पोटेंट में देख लो ना. एक्स पावर एन, एक्स पावर के बीच में बहुत सारे हैं. नील पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है. फैक्टर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ही तो आ गया ना. वो भी तो है ही नहीं पर्टिकुलर केस. एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एन टाइम. इंडेक्स क्या है, के. इसके बीच ऐसा हो सकता है. इसने क्वेश्चन उठाया तो मुझे एक चीज याद आ रही है. अगर कोई पॉलिनोमियल किसी मैट्रिक्स को एनिलेट कर रहा है,
तो मिनिमल उसको डिवाइड करेगा, ठीक। कैटिस पॉलिनॉमियल मे नॉट बी, क्योंकि मिनिमल उससे छोटा होता है, वो करता है एनिलेट। बट ऐसे पॉलिनॉमियल हो सकते हैं जो मिनिमल और कैटिस पॉलिनॉमियल के 20 की डिग्री वाले हो और एनिलेट कर रहे हो, है ना। cx की डिग्री n, mx की डिग्री मान लीजिए m, m और n की बीच की डिग्री वाले ऐसे पॉलिनॉमियल हो सकते हैं जो मैट्रिक्स को एनिलेट करें, इसमें कोई आफत नहीं है ना। बट ये तय है कि वो मिनिमल के मल्टीपल्स होंगे। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल हर उस पॉलिनॉमियल डिवाइड करता है जो मैट्रिक्स को एनिलेट करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर मिनिमल पॉलिनॉमियल से ऊपर किसी ने एनिलेट कर दिया तो फिर कैटिस पॉलिनॉमियल बना देगा। वो हो सकता है डिग्री ज्यादा है तो नीचे आ सकते हैं वहां से, बट बीच में बहुत सारे मिलते हैं। x और n फंडामेंटल एग्जांपल है ना नील पॉइंट मैट्रिक्स वाले पे, ठीक है। तो हाँ, दोनों डायगोनल हैं, हाँ। जेसी फॉर्म सेम हो जाएगा उनका ना। देखिए डायगोनल, दोनों डायगोनलाइजेबल हैं। अगर दोनों डी के सिमिलर आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। सी ए इज सिमिलर टू बी, या मान लेते हैं ए डायगोनलाइजेबल है तो P इनवर्स ए पी इक्वल टू D1 और Q इनवर्स बी क्यू इक्वल टू D2, दोनों डायगोनलाइजेबल हैं, ठीक है। D1 D2 सिमिलर कब होंगे? इफ एंड ओनली व्हेन दे हैव सेम कैटिस पॉलिनॉमियल। D1 D2 कब सिमिलर होंगे? दो डायगोनल मैट्रिसेस कब सिमिलर होती हैं? भाई उनकी डायगोनल एंट्री सेम हो जाए, ऑर्डर बदलता रहे, तो इसका CH क्या होता है? XI, यहां पर जो C D1X है तो प्रोडक्ट X माइनस जो भी लैम्डा I या AII DII, और यहां क्या होगा? सेम। जैसे ये सेम हो जाएगा तो ये सिमिलर हो जाएंगे, और ये सिमिलर हो गए तो फिर ये सिमिलर हो गए, और ये सिमिलर है तो वो सेम होते होता है। तो वो अल्टीमेटली यही आया ना। टू, इसका क्वेश्चन ये था कि इफ टू मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड देन दे आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम कैटिस पॉलिनॉमियल। डन। सेम मिनिमल कर दे तो क्यों नहीं होगा? दोनों डायगोनलाइजेबल है, मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम है दोनों का, इससे क्या डिफरेंस आएगा? AM। अगर आपका आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है, तो जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट होने के बाद भी मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम हो सकता है ना। x टू दी पावर x माइनस 1 टू दी पावर 5, x माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 या 5, सिंपल। ये मेरा CX है, ठीक है। मेरे पास दो, ये मेरा CX आया, ठीक है। और x माइनस 1 टू दी पावर 4, x माइनस 2 रेज़ टू पावर 6, दोनों 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। यहां तो ये सेम हो गया। अगर मैं यहां से कह, अगर इसका डायगोनलाइजेबल है तो यही होगा दोनों के केस में। 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, डायगोनलाइज हो सकती है। मान लीजिए ये जो आइगन वैल्यू है ये तो हमेशा वही आएगा ना। अगर ये दोनों का सेम हो गया x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अगर ये सेम है, इससे हम ये कह सकते हैं कैटेगरी में सेम होगा। 10 क्रॉस 10 में वही सेम आइगन वैल्यू से मुझे ये भी तो मिल सकता था, ये 4 हो और ये 6 हो, ये तो सेम है। दोनों डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है? लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड, बोथ कैन बी डायगोनलाइज्ड, बोथ हैव सेम आइगन वैल्यूज, बट विद द AM उसका डिफरेंट हो गया। अभी भी दोनों में तो ये डिफरेंट होगा, ये सेम होते हो जाएगा, बट इनके सेम होते आप नहीं कह सकते। जब इससे क्वेश्चन आए तुरंत दूसरा पार्ट भी कर लेना चाहिए कि मिनिमल सेम होने से फायदा होगा कि नहीं होगा। कैटेगरी पॉलिनॉमियल तो ठीक है, वो तो इफ एंड ओनली कंडीशन आ गई ना। इफ टू मैट्रिक्स आर सिमिलर देन दे हैव सेम कैटेगरी पॉलिनॉमियल 1, नॉट कन्वर्सली, ठीक है। बट इफ बोथ कैन बी डायगोनलाइज्ड देन इट इज इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि दोनों अपने डी के सिमिलर होंगे, और ये दोनों सिर्फ तभी सिमिलर होते हैं जब इनके CX सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स तभी सिमिलर होती है ना।
तो CX में होते ये सिमिलर हो गए और ये सिमिलर होते फिर मेरे A और B सिमिलर हो गए। कन्वर्स उल्टा C ऑब्वियसली ट्रू है। ऑप्टिमाइज कीजिए कॉन्सेप्ट्स, नंबर ऑफ टर्म्स को। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें ना किसी भी टॉपिक में, यही करना होता है। लीनियर अलजेब्रा ऐसे टॉपिक लेके जा रहे हो, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, टोटल कॉन्सेप्ट कितने हैं। तो कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर लिया हमने अलग अलग पार्ट में। एक पूरा कॉन्सेप्ट था वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, डायमेंशन, बेसिस, काउंटिंग एक्सेट्रा, एक वो था। उसमें कितने कितने कॉन्सेप्ट थे, हमें क्या क्या पता था, हाउ टू फाइंड बेसिस, हाउ टू काउंट बेसिस, हाउ टू फाइंड सब स्पेस, चेक सब स्पेस एंड काउंट सब स्पेस, ये सब था एक वहां पर, और वो हमको पता चलता था कैसे। फिर डायमेंशन निकालना एक अपने आप में, सभी एग्जाम्पल उठाया। कल कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एक V लिया उसने सीक्वेंस AN, लिमिट AN इक्वल टू 0, और W ले लिया उसने सीक्वेंस AN सच दैट A1 प्लस A2 प्लस AK इक्वल टू 0 फॉर सम गिवन K। गिवन K गिवन है, देन डायमेंशन ऑफ V बाई W, शायद गेट में आया हुआ है जहां पर K इक्वल टू 10 या कुछ दिया हुआ था, डायमेंशन ऑफ V बाई W। आपको FTH हमारे फंडामेंटल थ्योरम होमवर्क से हुई थी ना, लगता है कि कुछ छूट छाट ना गया हो, ठीक है। क्वोशंट स्पेस की डायमेंशन का बेस्ट तरीका जो हो सकता है ना, वो हो सकता है FTH। किसी क्वोशंट स्पेस की डायमेंशन निकालनी हो ना, तो ये कोशिश करो कि जो न्यूमरेटर है वहां से किसी नॉन वेक्टर स्पेस पे होमोमॉर्फिज्म बनाइए ऑन टू, और फिर कोशिश कीजिए ऐसे होमोमॉर्फिज्म जिसका कर्नल ये आ जाए। तो V बाई W आइसोमॉर्फिक टू रेंज स्पेस, यानी कोडोमेन, और कोडोमेन की डायमेंशन अगर आपको मालूम है तो हो जाएगा। नहीं पक्का? तो हम अगर ये इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको मेथड देने की कोशिश करें कि ऐसे भी कर सकते हो आप। P बनाया फ्रॉम V टू R ओवर R, इसकी हेल्प से ये सम, तो रियल नंबर मतलब हमारे सीक्वेंस रियल की है, ठीक है, ग्रांटेड कि T ऑफ AN इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस AK। फर्स्ट की एंट्री जो उसने दिया था वो ऐड कर दी हमने, रियल नंबर आ गया। जब ये एंट्री, ये सम 0 आएगा तो 0 मैप हो जाएगा, अदरवाइज जहां जाना होगा जाएगा। व्हाट इज नल स्पेस? पहले तो ये लीनियर ऑपरेटर है कि नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल। दिस इज रेडीमेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, आप कोई भी रियल नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे, वो रेंज में आएगा। आप सीक्वेंस बना सकते हैं कैसे? आप कोई रियल नंबर ले लीजिए इसकी एक सीक्वेंस लीजिए रैंडमली, AN, यहां लिया अल्फा, यहां लिया अल्फा, अल्फा 0 0 0 0 K माइनस 1 टाइम, उसका दो AN आगे बढ़ा दीजिए, बन गई सीक्वेंस। या आपने लिखा अल्फा 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 9 टाइम्स, और अगला माइनस 10 अल्फा, जो सम आ जाएगा हर एंड, और उसके बाद तो सारे 0 हो गए। हर रियल नंबर ये सम बनेगा नहीं बनेगा, किसी भी रियल नंबर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो नल स्पेस क्या आ गया? जिनकी फर्स्ट 10 का सम K का 0 होगा वो तो नल स्पेस चला जाएगा, तो वही नल स्पेस आ गया नहीं आ गया? व्हाट इज डायमेंशन? नहीं, पहले तो ये समझ में आ गया कि ये नल स्पेस में क्या आ गया, W आ गया बाय FTH। FTH क्या कहती है? VY null space is isomorphic to range, that is here R over R। इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए? 1 ही आनी चाहिए ना। वो कैसे आ रहा है वो उसकी आइडिया, आएगा तो वही ना। बात समझ में आ रही है? दोस्तों कॉन्सेप्ट ये उठा रहे हैं, देखिए पूरे लीनियर अलजेब्रा में 15-20 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट है, जिन पे आने आना होता है क्वेश्चन, और आपको उसे ही ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। जैसे डायमेंशन निकालना किसी एक कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन वही था कि एक वेक्टर स्पेस देखिए उसकी डायमेंशन निकालना। डायमेंशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो साफ साफ यही कि हमारे पास वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, उनमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो वो आपके 5 हैं उनमें भी वो फील्ड और वेक्टर्स की फील्ड, उसके फील्ड का एक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद उसमें जो पेज लगता है वो कंस्ट्रेंट की अकॉर्डिंग आपको काउंट करना, कितने फ्री वेरिएबल हैं, कितनी फ्री पोजीशंस हैं, वो ढूंढना। तो कई बार सब कुछ मालूम होता है, वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट काउंट नहीं हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल काउंट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो डायगोनल प्रोसेस नहीं करो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसी में।
दूसरा एक ऐसा था जहां पर वेक्टर स्पेस सब स्पेस पे इंटर रिलेशनशिप देने के बाद पूछता है W1 इंटरसेक्शन W2, W1 प्लस W2, VYW, ऐसे भी सब स्पेसेस हैं, वेक्टर स्पेस है जिनकी डायमेंशन पूछ रहा है। यहां क्या करना चाहिए, इनको कैसे निकालना चाहिए? तो वहां मैंने बताया आपको कि अगर VYW जैसा कोई वेक्टर स्पेस है यानी क्वोशंट स्पेस है, तो इसकी डायमेंशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं आपके पास। एक तो ये कि आप इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जो x v को बिलोंग कर रहा है, कोशिश कीजिए x को ऐसे एक्सप्रेस करने की जिसका मैक्सिमम हिस्सा W में चला जाए, जो बच जाएगा वो तय करेगा डायमेंशन, उसमें कितने अननोन्स आ रहे हैं वहां से मालूम चल जाएगा। ये एक्सप्रेस कर पाओ तो ये दिस इज नॉट इजी कि ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सप्रेस कर पाए तो यहां से बन जाएगा। क्लियर? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फाइंड t फ्रॉम v टू v प्राइम, ये आपको गैस करना पड़ेगा और ये ऑन टू हो जाए सच दैट कर्नल t दैट इज नल स्पेस ऑफ t इज w, देन बाय fth आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि vy कर्नल t दैट इज vy w इज आइसोमॉर्फिक टू v प्राइम। ऑन टू बनाइए, v प्राइम कोई सब स्पेस लेके आइए किसी का, तो वहां ऑन टू होना चाहिए ताकि इसकी डायमेंशन यहां जो भी होगा उसकी डायमेंशन या तो रेंज की पता हो आपको, जब रेंज है तो वो भी चूज कीजिए जहां ऑन टू बने अपने आप। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यहां से आप कह सकते हो अगर FDVS है तो डायमेंशन ऑफ VYW इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v प्राइम। अगर VFDVS है तो होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है। पिछले एग्जांपल मैंने यही किया, ठीक है। इस एग्जांपल में हम ये कर रहे थे कि हम v जो लेके चल रहे हैं वो सीक्वेंस an लेके चल रहे हैं जहां पर लिमिट an क्या है, मेरा 0 है। लिमिट an हमारा 0 है। तो हमने क्या किया, और w जो दिया हुआ था वो कुछ ऐसा दिया हुआ कि वो सीक्वेंसेस v की जिनमें फर्स्ट कुछ टर्म्स का सम मान लेते हैं k टर्म्स का सम 0 है, और वो VYW की डायमेंशन पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन स्पेस तो क्यों ना, और यहां पर ये है आना चाहिए, हम जब ढूंढेंगे तो W को बनाए नल स्पेस, ठीक है। तो वो सीक्वेंस नल स्पेस में जाएंगी W में जिनका फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 0। क्यों ना इसी पे भेज दे मैप, यही से तो आइडिया आ रहा है ना कि इमेज निकालें वही फर्स्ट 10 टर्म का सम, तो वो अपने आप नल स्पेस बन जाएगा W। तो वहां से आइडिया आया क्यों ना TV से R ओवर, क्योंकि सम तो रियल नंबर आ रहा है, R ओवर R बनाया जाए कि T ऑफ AN इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस AK, है ना। इसी से आइडिया मिलता है कि मैप बनेगी क्या, जो W में VYW में W का जो कंस्टेंट होते हैं वहां से ढूंढ सकते हैं कि यार ये मैप हो सकती है। अब क्या आएगी डायमेंशन, यहां से देखिए कि ये नल स्पेस क्या आ गया, देन W इक्वल टू नल स्पेस, जो नल W में है उनकी इमेज क्या होगी 0 और किसी की नहीं होगी। एंड और ये ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू फील हो रहा है, क्यों? आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वो किसी न किसी सीक्वेंस का फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बन ही जाएगा। नहीं तो आप बना लो ना, इसमें से एक सीक्वेंस चूज करो, उसके 9 टर्म ले लो, 0 और 1 टर्म ले लो, अल्फा जो आपको चाहिए। ऐसी दुनिया फॉर एनी सीक्वेंस डिफाइन BNS 0 0 0 अल्फा 0, यहां तक 9 टर्म, और फिर उसके बाद A1 A2 एंड सो ऑन, खत्म। ये है ना सीक्वेंस उसके अंदर, और फर्स्ट टर्म क्या आ गया अल्फा, तो इसकी इमेज क्या आएगी, अल्फा ही आएगी। इमेज ऑफ BN इज व्हाट, अल्फा। तो हर रियल नंबर रेंज में आएगा। तो कैसी हो गई है, देन T इज ऑन टू होमोमॉर्फिक, सो VYW इज आइसोमॉर्फिक टू R ओवर R, नहीं R ओवर R, पक्का। ये समझ में आया ये वाला, कहां से, यहां से सीक्वेंस को भेज रहे हैं कहां, यहां चूंकि रियल नंबर है ना कोडोमेन में, फर्स्ट 10 टर्म के टर्म का सम, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, है। इफ इसमें रियल T ऑफ AN इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, A1 प्लस A2 प्लस A10 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस AN बिलोंग्स टू व्हाट, W, ठीक है। व्हाट इज नल स्पेस, ये आगे नल स्पेस नहीं है। व्हाट इज FTH, FTH क्या होती है, VY
कर्नल T इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ V या T ऑफ V। यहां पे वो क्या है, R ओवर R पूरा, तो इसकी डायमेंशन उसकी डायमेंशन सेम नहीं आएगी। टू वेक्टर स्पेस आर आइसोमॉर्फिक, FDVS आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन ओवर सेम फील्ड। ऐसा नहीं है कि दोनों डायमेंशन 1 के हैं सर आइसोमॉर्फिक हो गए। गिव एग्जांपल ऑफ टू वेक्टर स्पेस डायमेंशन 1 व्हिच आर नॉट आइसोमॉर्फिक। Q ओवर Q, R ओवर R, Q ओवर Q डायमेंशन 1, R ओवर R डायमेंशन 1 आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे क्या? यहां तो उनके बीच में एक भी 1:1 मैप नहीं मिलेगी, लीनियर तो बात की बात है, 1:2 मैप भी नहीं मिलेगी। तो डायमेंशन सेम होने से कोई थोड़ी वेक्टर्स पे आइसोमॉर्फिक होते हैं, ओवर सेम फील्ड डायमेंशन सेम होती है तब आइसोमॉर्फिक होते हैं। अगर हां और जनरलाइज करोगे ना कंपोजिशन मैप से, तो अगर फील्ड डिफरेंट है बट वो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, डायमेंशन सेम है, तो आपके वो वेक्टर स्पेस भी आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। हम पहले फील्ड को रिप्लेस करेंगे आइसोमॉर्फिक से। F और E आइसोमॉर्फिक है तो उनके बीच में एक डायरेक्शन मिल रहा होगा, उसको उठा लाएंगे उस डायरेक्शन को और उससे रिप्लेस कर देंगे वहां पर, तो F और E सेम हो जाएंगे। वो तो सेम ही माने जाते हैं ना, दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आइडेंटिकल माने जाते हैं अगर आइसोमॉर्फिक है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में उनको अलग नहीं माना जाता। ठीक है, तो जैसे अगर आपका V2 ओवर Q रूट 2 एंड V2 ओवर Q रूट 3, ये दो 2 डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैं, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। लेकिन V2 ओवर Q 2⁻⁴ और V2 Q 2⁻⁴ ओमेगा, दे आर आइसोमॉर्फिक, दे आर नॉट सेम फील्ड। इसमें कॉम्प्लेक्स है, इसमें नहीं है, बट ये दोनों आइसोमॉर्फिक है क्योंकि ये दोनों फील्ड आइसोमॉर्फिक है और ये फील्ड आइसोमॉर्फिक नहीं है। Q अल्फा और Q बीटा आइसोमॉर्फिक होते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी जब अल्फा बीटा का इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल सेम हो ओवर Q, है ना। Q माइनस अल्फा के जो एलिमेंट होते हैं उनका एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है Q पे, अगर वो अलजेब्रिक है तो वो P ऑफ अल्फा 0 दे रहा होता है। इसके लिए क्या है वो x² - 2, इसके लिए क्या है x 3, इसके लिए क्या है x³ - 2, x³ - 2 दोनों में सेम है, तो वो मेरी फील्ड आइसोमॉर्फिक है, ये फील्ड आइसोमॉर्फिक नहीं है ना। क्लियर है, पक्का? चलिए कभी भी कर सकते हैं इस तरह से। तो डायमेंशन वाला एक हिस्सा खत्म, उम्मीद कर रहे हैं आप डायमेंशन पे काम कर लेंगे। जो असाइनमेंट्स है उससे क्वेश्चन निकल रहे हैं डायमेंशन वगैरह के सबके, इसमें इशू नहीं आ रहा। बेसिकली आधी चीज उसमें तो लॉजिक बेस होगी ना, काउंटिंग, वो 11th 12th का मामला तो वहां क्या सीखी हुई है, बाकी डायमेंशन पता होती है। हाँ, ये गड़बड़ मत करना कभी भी, फील्ड का ध्यान रखना, फील्ड वेक्टर्स की और इसके लिए फील्ड कौन सी है, कितने फ्री स्पेसेस हैं और वो स्पेस फ्री एक्चुअली होने चाहिए। आपको दिख रहे हैं कि इतनी फ्री स्पेस है, फिर हर स्पेस पे जो स्केलर की फील्ड है उससे एंट्री फिल करना शुरू कीजिए, वो आपको क्या दे देगा,
डायमेंशन दे देगा, जितनी भी फ्री स्पेसेस होगी और जितनी एंट्री रिक्वायर्ड है। दूसरा, वहां पर ये एक आपको आइडिया दिया, ये सोचना आपको आना चाहिए कि हम कैसे, जैसे यहीं पर कुछ भी दे देगा वो, इसमें px है, ये मेरा पूरा रियल नंबर पर जितने पॉलिनोमियल सारे कर लिए, और इसमें वो px बिलोंग कर रहे हैं v को, जिसपे कंस्टेंट लगा दिया, कोई कंस्टेंट लगा दिया। जैसे उसने कंस्टेंट लगाया क्या, px p0 p'0 एंड सो ऑन pk -1 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना दिया। फाइंड डायमेंशन ऑफ v बाई w। v की डायमेंशन कितनी है, इन्फिनिटी। v इज नॉट FDVS, w नॉट FDVS, v बाई w मे बी FDVS एंड इट इज सर्टेनली। बहुत तरीके सोचने की आपके पास, एक तो वही है कि एक्सप्रेस करना जो पहले बताया आपको, दूसरा कोई होम ऑफिस डिफाइन की जाए किसी नोन वेक्टर स्पेस में जहां W अपने आप नल स्पेस बन जाए, ठीक है ना। तो क्यों ना इसकी हेल्प से K टपल बना लिया जाए, K टपल की इमेज ऑफ px यहां से v2 जो r k आ रहा है कि t ऑफ px इक्वल टू p0 p'0 pk -1 0। तो जब ये 0 हो रहा होगा जिस px के लिए, वही तो नल स्पेस में जाएगा ना। डन, w आ गया नल स्पेस, और ये ऑन टू भी हो गई है, ऑन टू भी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ क्या जाएगी डायमेंशन के, मुझे क्या जाएगी के, या फिर आप एक्सप्रेस कीजिए एक्चुअली। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल में 2-4 एग्जांपल करते जाएंगे ना हर पॉइंट के, तो मिलने लगेंगे। ये सोचना, इस तरह से बना के बैठे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मैप ढूंढने की, वो आप कीजिए उसको। ट्यूशन मत पढ़िए, अब बिठा के एक दूसरे को समझाते रहते हो, ठीक है। इसको खोलिए ना अपने आप के, हमको ये जितने एग्जाम्पल आपके हाथ से खुद निकले होंगे वही आपको एग्जाम में फायदा करने वाला है। ऑफ बुक थिंकिंग की, ठीक है मुझे ये कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं, ट्राई टू रिकॉल एवरी डे, आधे घंटे बैठ के कि इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट है। कोई क्वेश्चन फंस रहा है उसको लेके फ्रस्ट्रेट मत होइए, पूरा पेपर वैसा थोड़ी होता है। और 200 मार्क्स में से 120 पे भी JRF मिल जाता है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा तब भी तो खुश है। अच्छा ये भी सोचा करो ना कि 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स का नहीं भी करेंगे तब भी हमारे पास JRF होगा। जो पहला क्वेश्चन नहीं आए, अरे भाई ये तो वो 80 वाला है, ठीक है। तो वो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है, खुश रहिए उसको, ट्राई टू बी हैप्पी। ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, T इससे इस पे आ रहा है। अब A और B पे तय होगा कि A और B अलग अलग चूज करते जाइए, आपको नए नए मिलते जाएंगे, वो A और B देगा। अब इसकी मैट्रिक्स निकालनी है। फाइंड नाउ इफ S1 एंड S2 आर बेसिस फॉर V, W1 and W2 respectively, then S is basis union is a basis for V होगा। ये पीछे दिख रहा है, ये अभी और बड़ा कर दूंगा नहीं तो फिर होता नहीं है। इज अ बेसिस फॉर V, फाइंड TSS, फाइंड TSS। बेसिस दूं क्या, जरूरत है? जरूरत है? S वो N है ना, इसको मान लो R, इसको मान लो S, मान लो W में जो इसमें S1 में R एलिमेंट है, X1 X2 XR, और S2 में M एलिमेंट है, Y1 Y2 YM, तो R प्लस M N हो जाएगा। बताओ मैट्रिक्स कैसे आएगी? फाइंड मैट्रिक्स
ऑफ टी एस एस, मतलब टी रिस्पेक्ट टू एस। कैसे निकालते हैं? x1 x2 इनकी इमेज निकालेंगे और इसी में एक्सप्रेस करेंगे। तो व्हाट इज t ऑफ x1 इज x1 प्लस 0। वो किसमें है? x1 w1 में। तो कैसे एक्सप्रेस हो? डायरेक्ट सम के तौर पे x1 प्लस 0 ही होगा ना, और कोई क्या हो सकता है? तो क्या इमेज आएगी इसकी? ax1 t of x2 है ना, t of yi, t of 0 वेक्टर प्लस yi इक्वल टू b yi। व्हाट इज मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। A 0 0 0 A 0 एंड सो ऑन। यहां A आ गया, ये कितना आएगा? R क्रॉस R, और फिर अगले में 0 0 0 यहां से स्टार्ट हो जाएगा B 0 B 0, यहां B। बेसिकली क्या मैट्रिक्स आ गई? A I R 0 0 B I M। दिस इज n क्रॉस n। जो थी मैट्रिक्स बेसिस की हमको। दैट मीन्स एवरी सच लीनियर ऑपरेटर इज डायगोनालाइजेबल। हर बेसिस में ये आए जरूरी नहीं है, हर बेसिस में ये आए जरूरी है। जो भी बेसिस होगी इसकी यूनियन से बनेगी क्या? जो आए, जो भी आप बेसिस ले रहे हो, यही तो डायरेक्ट सम का फायदा होता है ना कि आपको बेसिस यूनियन तौर पर मिल जाती है। तो दिस मैट्रिक्स कैन ऑलवेज, अगर इसकी ये तो डायगोनल, कई बार पूछता है मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज और ऑपरेटर कैन बी डायगोनलाइज, और ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। यहां पर हमने जब भी मुझे ऑपरेटर देगा और पूछेगा वेदर दिस ऑपरेटर कैन बी डायगोनलाइज और नॉट, व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स एंड सी वेदर दैट मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज और नॉट। और मैट्रिक्स के लिए रूल मेरे पास है, वो एम जी एम, वो सेमी सिंपल, या वो सारी कंडीशन मेरे पास वहां पर आती है। डायरेक्ट टी को देख के नहीं बोल सकता हूं मैं। अ लीनियर ऑपरेटर is said to be diagonalizable if there exists basis B such that the matrix of T with respect to that basis is diagonal matrix. ये definition है। अब linear operator can be diagonalized if we can find a basis such that the matrix with respect to that basis is diagonal matrix. हमें मिल गई नहीं? मिल गई यहां पर, ठीक है। अब इसी में ना अगर आप देखना ना, इन पर्टिकुलर केसेस में यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। When A equal to 1, B equal to 0, A equal to 0, B equal to 1, A equal to 1, B equal to -1, A equal to -1, B equal to 1। ये चार केस लेके चलो अलग। A भी तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड है। ये लेंगे तो मेरी मैट्रिक्स क्या आएगी? देन जो मैट्रिक्स आ रही है हमारी इस केस में IR 0 0 0, इस केस में 0 0 0 IM IR 0 -IM, और इस केस में -IR 0 0 ये IM प्लस का है ना, पक्का। ये हमारे ये स्टैंडर्ड था, उस पर आपने जनरलाइज कर लिया। ये जनरलाइज करके पर्टिकुलर केस ले लिए A इक्वल टू B। अब इसको बोलते हो प्रोजेक्शन ऑन W1 अलॉन्ग W2, प्रोजेक्शन ऑन W2 अलॉन्ग W1, रिफ्लेक्शन ऑन W1 अलॉन्ग W2, रिफ्लेक्शन ऑन W2 अलॉन्ग W1। यही तो है ना। जब ये रखोगे तो क्या आ रहा है यहां पर?
T of W1 इक्वल टू W1, T of W T, हाँ जो भी है, T of X इक्वल टू W1, T of X इक्वल टू W2, T of X इक्वल टू W1 माइनस W2 और T of X इक्वल टू W2 माइनस W, ये तो लिखे मैंने सारे, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0, ये तो सारी चीजें आई है ना हमारे पास। क्लियर? ये हमारे क्या आ गए? तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये ऑपरेटर हमेशा डायनामिक हो सकता है। इससे मैं ये प्रूफ कर रहा हूं किसी भी एफडीबीएस पे ये जो 4 ऑपरेटर हैं जिन्हें आप प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन बोलते हो, दे ऑलवेज कैन बी डायगोनलाइज्ड, और उनकी मैट्रिसेस भी बड़ी स्पेशल आ रही हैं। उनकी मैट्रिस हमेशा ये आ रही हैं, दे आर सिमिलर टू दिस। उनकी भाई किसी और बेसिस में लोगे तो कोई और मैट्रिक्स आएगी, बट आएगी सिमिलर मैट्रिक्स ही ना। हमने एक भी बेसिस पे मैट्रिक्स निकाल ली तो किसी भी और बेसिस में जो मैट्रिक्स आएगी उसके सिमिलर ही आएगी। तो वो कौन सी मैट्रिक्स आई? यही मैट्रिक्स आई है हमारी। कंफर्म? ये हमारे पास मैट्रिक्स आ रखी है। समझ रहे हैं? अब वो W1 W2 आपको इस पूरे में तामझाम यही होता है कि वो W1 W2 देता है आपको, या नहीं भी देता है तो पूछता है कि फाइंड मैट्रिक्स ऑफ प्रोजेक्शन, या इमेज पूछ रहा है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस। अलोंग भी देगा वो, अलोंग नहीं पूछ रहा है देन इट इज ऑर्थोगोनल रिफ्लेक्शन, वो मिरर इमेज पूछ रहा है। फिर अगर वो अलोंग नहीं दे रहा है तो फिर वो मिरर इमेज पूछ रहा है। आप सीधे जैसे कहते हैं ना, फाइंड इमेज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स, और किसमें एक प्लेन दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, तो ये वेक्टर स्पेस ही दे दिया उसने ना। अब वो अलोंग तो पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब कि वो ये वाली ये इमेज पूछ रहा है, तो आपको ये पॉइंट निकालना आना चाहिए। तो ये प्लेन है, ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेज हैं दोनों, ये परपेंडिकुलर है, आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। हाई स्कूल में 12th में हम लोग सीखते हैं। या लाइन दे रखी है उसने, लाइन में प्लेन लाइन दे रखी है उसने, तो इस लाइन के इक्वेशन अगर y इक्वल टू mx है तो इसका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x प्लस सी। ये तो ओरिजिन से पास हो रही है, अगर ओरिजिन से पास नहीं हुई तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। रिफ्लेक्शन अगर इस लाइन के अबाउट लोगे जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो उसमें 0 कहां जाएगा? यहां चला जाएगा। अगर आप ना लाइन ओरिजिन पास नहीं हो रही तो 0 की वैल्यू निकालोगे ना, 0 0 पे मैप नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब वो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट हैज टू पास थ्रू ओरिजिन। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू माइनस 1 बाई एम एक्स प्लस सी। केवल c अननोन है, m तुम्हारा नोन था ही, ये पॉइंट नोन है। हमें ये पॉइंट चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। 2 चीजें और मालूम है इस पॉइंट के बारे में, 2 खास बातें। एक तो ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम, 2 सी अननोन है तो वो जो c प्लस ए अपॉन 2 ये पॉइंट, d प्लस बी अपॉन 2 ये पॉइंट, और ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, उसमें रेशो मिल गया आपको, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन मालूम है, वो दोनों पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, इक्वेशन और मिल गया, सॉल्व कर लो आपको CD मिल जाएंगे, आ गया रिफ्लेक्शन। ये इमेज है। जब रिफ्लेक्शन विदाउट डायरेक्शन दिया जाता है तो उसको हम इमेज निकालना बोलते हैं, मिरर इमेज। जिस प्लेन या लाइन को दिया गया उसको मिरर मान लेते हैं और फिर उसमें इमेज निकालते हैं, और फिर वो 12th की ज्योमेट्री है कैसे में, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल आएगा कि किसी भी स्पेस में इमेज निकालना। तो हम तो लाइन में मुश्किल आता है, फिर तो बाकी में भूल ही जाइए, ठीक है। तो बट वो कह रहा है लाइन में और प्लेन में पूछता रहा है तो आप निकाल सकते हो, दैट्स नॉट बिग डील। लेकिन अगर वो प्रॉपरली कह रहा है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस ऑन दिस, और प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस अलोंग दिस, ये कह रहा है, जो ऑन और अलोंग कहा गया है वो आपको साफ साफ सब स्पेस दे दिए गए हैं, और वो डायरेक्शन बना रहे होंगे v का, और फिर ये आपके पास सीधे सीधे आपके पास आंसर आ जाए। इमेज रूल आ गया ना, रूल तो आ ही गया। अब आपको किसी की इमेज निकालनी है, पता है क्या करना होगा आपको? जिस वेक्टर की इमेज निकालने को कहेगा उसको पहले हम ब्रेक करेंगे। कैसे? एक W1 का हिस्सा, एक W2 का हिस्सा। इमेज क्या आएगी? एज पर जो रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोजेक्शन है तो W1 W2 में इसको एक आएगा, जिस पे ऑन विच रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों आएगा। ऑफ कोर्स किसका पॉजिटिव साइन होगा? ऑन दैट, जिस अलोंग
वो वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऑन वाला पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर अलोंग वाला 0 हो जाएगा, ऑन वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, बट ये कि वो आपको निकालना आना चाहिए कि वो कैसे हम ब्रेक करेंगे। जैसे अगर वो पूछ बैठे आपसे, और ये एफडीबीएस की बात नहीं है, ये नॉन एफडीबीएस हो सकता है, मैट्रिक्स की जब तक बात नहीं आती है तब तक एफडीबीएस होती नहीं है हमको। अगर वो पूछ बैठे कि फाइंड, जस्ट लुक एट हियर, find the reflection of example number 11 of our list in real analysis sequences। ठीक है, हाँ सबको याद आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां पर ऑन किस पे, ऑन द सब स्पेस ऑफ, ऑन व्हाट, ऑन W1 अलोंग W2। मैं दे दे रहा हूं W1 क्या है, W1 नल सीक्वेंसेस और W2 कांस्टेंट सीक्वेंसेस। ठीक है ना क्वेश्चन, बिल्कुल सब कुछ पता है ना आपको। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ सीक्वेंस an given as an plus 2 equal to an plus n plus 1 upon 2, a1 a2 a1 less than a2 गिवन होगा आपको। आप भी a1 a2 मान लेना कि a1 a2 गिवन है, a1 is less than a2। अब बताइए then first two terms of the sequence are, ऑप्शन क्या देगा, then the first two terms are of the options ना यहां पर। if sequence bn is the reflection of an on W1 along W2, ये बोल रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, if इसको मिटा दूं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो ऐसा हो सकता है कि if bn is the reflection of an on W1 along W2, where W1 W2 are given like this। ठीक है, and an plus 2 equal to an plus 1 upon 2 where a1 is less than a2, then a b c d। अब वो यहां पर क्या कहेगा, b1 b2 b1 b2। ये ऑप्शन में बस दो टर्म पूछ लेगा b1 b2 सीक्वेंस के। तो आपको अगर bn निकालना आता है तो आपको ये तो मालूम चल गया कि रिफ्लेक्शन है ये ऑन W1 अलोंग W2। तो मेरा जो t ऑफ x आएगा वो W1 आएगा, इसका मेंबर माइनस जब रिफ्लेक्शन है W2 आएगा। अब मुझे उस x को W1 माइनस W2 में लिख पाया, मेरा काम हो गया। व्हाट इज bn हियर, मेरा x इक्वल टू bn है, यही तो है ना x। कैसे लिखेंगे इसको, तो दिस x इक्वल टू bn जो हमारा आएगा इसको लिखेंगे हम bn माइन an, जो bn हमारा आ रहा है किसका निकालना है आपको रिफ्लेक्शन, an का। an क्या दिया हुआ, ये a, तो an माइनस लिमिट an प्लस सीक्वेंस लिमिट an, इसी का डिफरेंस निकालना मेरा an। लिख सकते हो ऐसे में, ये सिखाया है आपको भाई, ठीक है लिख सकते हैं ऐसे ही पक्का। an माइनस लिमिट an प्लस लिमिट an। अब t ऑफ x क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो an माइनस लिमिट an माइनस लिमिट an, है ना क्या, ये कैसे लिखा, अच्छा। व्हाट इज W1, नल सीक्वेंस, W2 कांस्टेंट सीक्वेंस। मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का वेक्टर स्पेस है। कोई भी सीक्वेंस an है
इफ लिमिट ए एन इक्वल टू सपोज ए, डिफाइन सी एन एस एज ए एन माइनस ए, दिस इंप्लाइज लिमिट सी एन इज वॉट 0. तो सी एन सीक्वेंस सी एन बिलोंग्स टू वॉट W1. नाउ डिफाइन डी एन एज कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ए. तो सी एन प्लस डी एन दिस टू सीक्वेंस इक्वल टू वॉट सीक्वेंस ए एन. दिस बिलोंग टू W2, दिस बिलोंग टू W1. डायरेक्ट सम बनता नहीं बनता है. तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ ए एन इज वॉट दिस माइनस दिस ऑन W1, this minus this on W2. What is projection? This on W1 projection. Confirm. तो मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए था, तो मैं क्या करता फिर यहां पर? तो T ऑफ ए एन क्या आएगा मेरा? सी एन माइनस डी एन. वट इज सी एन? ए माइनस ए. वट इज डी एन? ए. तो क्या बना मेरा? सीक्वेंस ए एन माइनस 2a. समझ में आ गया? यहां पर ए क्या है? इस पिछले एग्जांपल में ए क्या है? लिमिट क्या है हमारी? लिमिट क्या है? a1 प्लस 2a2/3. हम तो ये भी देखना चाह रहे हैं, पुराना याद आ रहा है, भूल भाल गए सारा. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो ये मेरे सीक्वेंस है जिसका मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है. किस रिफ्लेक्शन निकालना है? इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस किया? इस सीक्वेंस ए एन को सी एन प्लस डी एन से. इमेज क्या आ गई? सी एन माइनस डी एन. वॉट इज सी एन? ए एन माइनस लिमिट ऑफ एन, दैट इज a1 प्लस 2a2/3 माइनस a1 प्लस 2a2/3. तो 2/3 a1 प्लस 2a2, ये हमारा माइनस हो जाएगा हर टर्म में. तो व्हाट इज b1? a1 माइनस फॉर ये दिस लिमिट. व्हाट इज b2? a1 a2 माइनस दिस. यही तो आ रहा है हमारा. ठीक है, आ रहा है समझ में? ये हर टर्म में से आपने ये सेपरेट कर रखा है. किसी भी आप ही ने पूछा था शायद उसका उस दिन y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू -1/mx. प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन और वट एवर, दो आपने W सब स्पेस लिए थे. एक कुछ y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू -1/mx. यही तो है ना? क्या फार्मूला है उसका? किया था ट्राई घर पे उसके दोबारा? हम तो करा दिया था, आपने किया था उसको? खुद करके देखा था कि हम कैसे बनाएंगे फार्मूला, क्या बनेगा? अगर आप एम के टर्म्स में पूछा तो फार्मूले से बन गया होगा फिर तो उसका. करना तो अभी भी वैसे ही है ना. समझ रहे ना कि अगर सीक्वेंस मेरी ए एन, मान लीजिए ए एन इक्वल टू 1 माइनस -1 पावर n/n, ये मेरी सीक्वेंस है. तो इसको लिख सकता हूं, इस सी एन को, इसको सी एन प्लस डी एन लिखेंगे हम. नल सीक्वेंस एन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. नल सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? ये यहां पर आ जाएगा, ये -1 टू द पावर n/, ये n+1/n, ये बनेगा सी एन. उसमें से हम लिमिट माइनस कर देते हैं. इसकी लिमिट क्या है? 1. ये माइनस कर दिया तो -1 टू द पावर n+1/n और प्लस ये सीक्वेंस 1 1 1 1 1 हो गया. वेक्टर स्पेस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑन R इज डायरेक्ट सम ऑफ नल स्पेसेस एंड कांस्टेंट सीक्वेंस स्पेसेस. नल सीक्वेंसेस एंड कांस्टेंट सीक्वेंस, ये लिखा था हम लोगों ने ना. और ये हमारे पास बहुत जेनरिक है कि ये कुछ भी कर सकते कहीं पर भी. एक स्टैंडर्ड बन गया ना हमारे पास. तो जब भी डायरेक्ट सम मिलता है तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड लीनियर ऑपरेटर बनता है. इसमें क्या करते हैं हम? जिस एक्स की इमेज निकालनी होती है उसको W1 W2 में ब्रेक कर लेते हैं और फिर उन W1 W2 की हेल्प से इमेज डिफाइन होती है. इसी में सुटेबल ए बी चूज करके 3-4 अच्छे ऑपरेटर बनाए गए हैं. पॉपुलर, कॉमन, आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी. ये जो एक फर्स्ट 2 आइडेम्पोटेंट है और नेक्स्ट 2 इनवॉल्यूटरी माने जाते हैं. फर्स्ट और सेकंड में t² इक्वल टू p आ जाएगा और थर्ड फोर्थ में t² इक्वल टू i आ जाएगा. मैट्रिक्स देख सकते हो आप. मैट्रिक्स है जो फर्स्ट और सेकंड की, a² करोगे तो i तो आई रहेगा, वो 0 0 रहने वाला. और दोनों उसमें स्क्वायर करते ही दोनों -1 प्लस है, स्क्वायर में दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों में आइडेंटिटी आ जाएगा. तो वो इनवॉल्यूटरी है और ये आइडेम्पोटेंट 2. ये कभी पूछ सकता है किसी में. इससे क्या फर्क पड़ता है वो वेक्टर स्पेस कौन सा है? हमें ब्रेक करना आना चाहिए, है ना. तो अगर हम यहां पर
ये बड़ा स्टैंडर्ड है, ये कभी भी पूछ सकता था कि किसी भी सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं किसी एन टपल को कैसे लिखते हैं, दुनिया भर के तरीके हैं। मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ये भी आप सोच सकते थे। किसी मैट्रिक्स को लिखना है सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक, हार्मिशन इसकी हार्मिशन, एन टपल्स में या लाइन एंड प्लेन, हाइपर प्लेन, वहां पर R2 है 2 लाइंस, R3 है 1 लाइन और 1 प्लेन, दोनों ओरिजिनल पास होने वाले हैं। ये सब डायरेक्ट सम बना रहे हैं। एक बार डायरेक्ट सम बनाने वाले सब स्पेस मिल जाए तो अगला टास्क क्या रहता है, किसी भी गिवन x को उसमें ब्रेक करके लिखना। अगर W1 W2 नोन हो जाए, मुझे x देगा, मुझे क्या निकालने हैं, W1 W2 ना, a और b तो दिया हुआ है, मैं इमेज निकाल लूंगा। वो जो इमेज आ रही है वो a और b और W1 W2 चारों पर डिपेंड कर रही है। a b तो फिक्स हो रखा है। अगर वो नहीं दे रहा है, कह रहा है रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन, तो पता है कि उसने a b कैसे दे दिया उसने। अगर a b दे दिए है तो फिर मैं निकाल सकता हूं यहां से। उसने कहा है रिफ्लेक्शन, मुझे पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑन W1 तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1, ऑन W2 तो b इक्वल टू 1 a इक्वल टू -1। तो वो जरूर पूछना होगा उसको कि वो कह रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ऑन द सब स्पेस ऑफ नल सीक्वेंस अलोंग द कांस्टेंट सीक्वेंस। यही तो क्वेश्चन है ना, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस ऑन द सब स्पेस ऑफ नल सीक्वेंसेस अलोंग कांस्टेंट सीक्वेंस। ये साफ साफ कह रहा है ये सब स्पेस बनाने वाले, जो डायरेक्ट सम बनाने वाले सब स्पेस हैं। तो क्या करना होगा, इन्हीं में एक्सप्रेस करना होगा ना, और उनमें एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है Cn प्लस Dn। व्हाट इज Cn? Cn मतलब होता है an माइनस लिमिट an, और D मतलब लिमिट an। Dn कांस्टेंट सीक्वेंस, ये नल सीक्वेंस, और देखो बन भी गई है, निकाल ली यहां पर। अब क्या आएगा हमारा इमेज, तो T ऑफ an जो आएगा, व्हाट इज दैट, वो an यहां पर माइनस Cn माइनस Dn, यानी यहां पर Cn माइनस Dn, और यहां पर क्या आ गया, Cn क्या है मेरा, -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n -1, ये आ गया। लिमिट क्या आएगी इसकी, 1 -1, लिमिट क्या आएगी, -1 आएगी नहीं आएगी, ऑब्वियसली -2 लिमिट है ना, तो ये -2 लिमिट है, तो माइनस करोगे तो वो माइनस का आएगा ना, आएगा। लिमिट क्या आ गई, -1, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्या तकलीफ है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, W1 माइनस W2 इज रिफ्लेक्शन ऑन W1 अलॉन्ग W2। तो वही तो करूंगा मैं यहां पर, W1 माइनस, ये रिफ्लेक्शन है ना, ये चाहिए था हमको। तो मेरा x जो है वो W1 प्लस W2 था, ये x है, ये W1, ये W2 है, तो W1 माइनस W2 तो आएगा। W1 है नल सीक्वेंसेस का कलेक्शन, W2 है कांस्टेंट सीक्वेंस कलेक्शन। तो ये नल सीक्वेंस है कि नहीं है, क्वेश्चन क्या है ये बताइए। आपको रिफ्लेक्शन समझ में आता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है, लगभग से थोड़ी होता है एग्जाम में, ऐसे थोड़ी है। ये है ना, ये रिफ्लेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, खत्म। अगर मुझे x इक्वल टू W1 अगर ये मालूम चल जाए कि ये है, तो मैं इमेज क्या निकालेगा, ऐसे निकालना होगा मुझे। W1 W2 मुझे उसके W1 W2 के एलिमेंट है ये। व्हाट इज W1? क्या था W1? W2 ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस लोगे xn, यू कैन राइट दिस xn एज खत्म। ये हो गया W1, ये हो गया W2। तो T ऑफ x क्या आएगा, पूछा क्या है वो डिपेंड करेगा। प्रोजेक्शन पूछा है, रिफ्लेक्शन पूछा, क्या पूछेगा? सबसे पहला काम तो ये है ना, ये तो सबसे फंडामेंटल है, ये थोड़ी कोई डिफिकल्ट है। गुणा भाग है, आपको ये फील हो, वो लिस्ट बना के रखो ना, खत्म करो उसको। ये लिस्ट मेरे पास है 10-12 वेक्टर स्पेसेस
सब स्पेस तौर पे हम लिख सकते हैं। 2 हो गए मैट्रिसेस में, हर्मिटियन में, और यहां पर फंक्शंस में आ गए, उधर वेक्टर स्पेस और फंक्शंस में इवन ऑड फंक्शन हो जाते हैं। इस तरफ आपके पास ये सीक्वेंस में ये 2 मिल रहे हैं, और एन टपल्स में तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती है। एन टपल R3, उसमें भी R3 R2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 2-3 देख लीजिए। R3 में तो जनरली जो आएगा एक लाइन होगी और एक प्लेन होगा, एक प्लेन ओरिजिन से पास होने वाला और एक लाइन ओरिजिन से पास होने वाली, और लाइन प्लेन पे पक्का लाइन ही कर रही होगी, तो कहां कट कर रही है? सिर्फ ओरिजिन पे। अगर वो लाइन है तो पक्का जो उसका सब जो बेसिस होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा ना। तो अगर वो W मेरा ये है, मान लीजिए 1 - 1, यही तो है, एक लाइन की क्वेश्चन है कि नहीं है ये? इससे स्पैन होने वाला A माइनस A माइनस A, और W2 ले लिया हमने, कोई उसमें X Y Z सच दैट X + 2Y + Z = 0। ये सस्पेंड नहीं कर रहा ना, इसको गनीमत है, नहीं तो ये इस पे लाई कर जाता ना। देख लिया इसको, ये एक प्लेन की इक्वेशन है और एक ये लाइन की इक्वेशन है। इसकी बेसिस ढूंढ सकते हो, ये इससे बना है, ये कैसे बनेगा? यहां एक बार X1 Y1 X1 Z0 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सुंदर नहीं लग रहा। X1 Y0 तो Z -1, ठीक है। और Y0 किया, Y1 किया, X0 किया, तो 0 2 Y = 1 रखा हमने अगर, और X = 0 रखा तो -2 हो गए। नहीं, वो कुछ भी दे सकता है, ये बड़ा कॉमन है पूछना। मुझे क्वेश्चन जो आए भी हैं वो यही आए, एक वेक्टर देते कहता है इसका प्रोजेक्शन निकालो, इसका रिफ्लेक्शन निकालो ऑन दिस वेक्टर और दैट वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर स्पेस देता है किसके ऊपर? ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस लाइन, एनीवेयर। बट जैसे ही वो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहा है ना, आपके सामने वो 4 आ जाने चाहिए इंस्टेंट। ये वो 4 हमको चाहिए, ये वो W1 W2 हमें ढूंढने हैं, किसका किस पर, ये तो पता करना ही होगा हमको। ये जैसे मिल गया, बात खत्म हो गई। अब किसी भी x का अगर निकालना है तो इस x को यहां A, ये मेरा X1 + B Y1 + C Y2, यही करना है। ये किसका एलिमेंट है? W2 का। ये किसका एलिमेंट है? W1 का। अगर प्रोजेक्शन हमें A B C, अगर x मालूम है, X1 Y1 और X2 मालूम है सारे, तो हमको फिर तो ये ABC भी तो मालूम है, हमें ये पता है, ये तीनों मालूम है, हम ABC नहीं निकाल पाएंगे। अगर ABC आ गए तो ये मेरा हो गया W1 और ये हो गया मेरा W2। अब वो पूछे क्या पूछना है उसको, T(x) पूछ रहा है, तो या तो W1 आएगा या W2 आएगा, या W1 - W2, कुछ तो आएगा ही आएगा। उसने जो दिया हुआ है y = mx और y = -1/mx दिया हुआ है, तो वो 2 लाइन दे रखी है। एक का क्या हो गया? y = mx में 1, m -1/m, 1, ये आगे, दोनों के बेसिस नहीं आ गए। अगर यही यहां पे W1 दिया है उसने, y = mx मतलब 1, m, x = 1, x y such that y = mx। अगर x = 1 रखेंगे तो y = क्या आएगा? m। ये मिल गया आपको। दूसरा W2 -1/1, -1/m, दूसरा ये दे दिया उसने, हो गया नहीं? दूसरा ये यहां पे कौन से x आ रहे हैं? ये x y, ये इससे बनेगा, मतलब x, y such that y = mx। तो यही तो बेसिस बन गई, यहां से ये बेसिस बन गई, y = -1/m। अब क्या कुछ रह गया? x = a, ये 1, m + b 1, -1/m, ये बन जाएगा W1, ये बन जाएगा W2। अब पूछ क्या रहा है? रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, प्रोजेक्शन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इनमें से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है और वो इमेज निकालनी है। ये यहां दिया जाए x, y, तो a + b और am - b/m, तो a + b = x,
और ए एम माइनस बी वाई एम इक्वल टू वाई। यहां दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, इसमें एम से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, यहां ये ऐड हो जाएगा तो एम बी प्लस बी वाई एम इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई है ना। तो बी ये एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम, तो बी इक्वल टू क्या आ गया मेरा एम इंटू एम एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बी आ गया, कहां गया बी, ये व्हाट इज W2 नाउ, दिस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एम, दिस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एम। W1 ऐसे निकाल लूंगा मैं यहां से, तो रूल आ गया पूरा, ये रूल निकाल के रख लो अपने पास ए और बी में। अब ये जैसे दोनों आ गए ना, तो यहां पे W1 चारों रूल मिल जाएंगे आपको इन टर्म्स ऑफ एम, वो एम देता रहेगा, आप ढूंढते रहेंगे। ये अलग बात है, यहां पर उसने ये दोनों ऑर्थोगोनल दे दिए, जो हमारे W1 W2 है, लाइन्स है, और लाइन्स के बीच में एंगल कितना है π/2, एक की स्लोप m है, दूसरे की -1 अपॉन m है, m1 m2 इक्वल टू -1, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी हो गया, यहां ऑर्थोगोनल रिफ्लेक्शन भी हो गया, उस केस में आ गया यहां पर ये नहीं। इसका फायदा भी हो जाएगा कि जैसे यहां इस अलोंग दिस ऑन दिस, इस हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, चाहे वो रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन हो, ये जरूर देखना जिसकी इमेज निकाल रहा है ऑन वाले सब स्पेस में लाइट तो नहीं कर रहा, जैसे पहले यहां पे चेक किया, ठीक है। अगर W जिसका प्रोजेक्शन या रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो, चाहे कुछ भी, ऑन कौन सा सब स्पेस है, ऑन दिस, उसको उसमें रख के देखो क्या उसको होल्ड कर रहा है कि नहीं, वो उसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो आंसर वही है। इन सारे केसेस में अगर X W1 को बिलोंग कर गया, इन केस में तो W1 ही आएगा। ऑन वाले में अगर यहां W2 को बिलोंग कर गया तो ऑन तो W2 है इसमें ना, तो फिर W2 आ जाएगा वो। तो हमेशा, और ऑप्शन में तो 3 क्वेश्चन मैंने देखे जो पिछले एग्जाम्स में अलग अलग, उसमें 2 में तो वही था, उसको बिलोंग ही कर रहा है। तो अगर 4 ऑप्शन में वो खुद भी दिख जाए, फाइन प्रोजेक्शन ऑफ 1 1 -3 या 1 1 -2017, ठीक है, लगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, और ऑप्शन में एक आंसर वो भी है, तो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लो कहीं उसको बिलोंग करने का मतलब क्या होगा, जो एक कंस्टेंट सर्टिफाई कर रहा होगा, जैसे मैंने यहां देखा ना कि ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने इसमें रख के देख लिया नहीं कर रहा है, अब ये इसमें तो नहीं है पक्का, क्योंकि अगर ये इसमें आ गया तो W इसमें आ जाएगा, वो उसकी बेसिस है। जब बेसिस किसी सब स्पेस कंटेंट कर जाती है तो पूरा सब स्पेस भी कंटेंट कर जाता है वहां पर। क्लियर है ये? आ रहा है समझ में? हाँ, ये अगर ये 4 है प्रोजेक्शन रिफ्लेक्शन, यहां पे इन 3 में ऑन W1 है, ऑन W2 है, तो फाइंड प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ X ऑन सम W, अलोंग फलोंग जो भी दिया हो, ऑन W, इस W को पहचानो। अगर ये X, इफ X बिलोंग्स टू W, देन T ऑफ X इक्वल टू X, यही आएगा, चाहे वो ऑन वाला। जैसे यहां पर W1 को बिलोंग करेगा तो X W1 को तो W1 ही आएगा, प्लस 0 आएगा, W2 का तो W2 ही आ रहा है। यहां पर X W1 को बिलोंग करेगा तो X प्लस W1 माइनस 0 होगा, W2 0 हो जाएगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा खुद ही आएगा ना। दे बिकम आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन, projections and reflections are identity operator on that subspace.